नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये जो भारतीय अवाम ताकत दल की जो अपील है, आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, ये जो 5 विधानसभा हैं, असम विधानसभा, पश्चिम बंगाल विधानसभा, पुदुचेरी विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, केरल विधानसभा, तो इन 5 विधानसभाओं के जो हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, उनसे जो ये अपील है भारतीय अवाम ताकत दल की इस YouTube के संदेश के माध्यम से, उसकी प्रतिक्रिया में या उसके विरोध में ये जितनी भी पार्टियां मैदान में हैं, वो भारतीय अवाम ताकत दल के पास अपना कुतर्क लेकर के विरोध जता रही हैं कि ये नोटा की बात क्यों कही जा रही है। प्रश्न बस इतना है कि देश का महत्व, जो यानी देश की सुरक्षा और देश का महत्व ज़्यादा यानी देश की सुरक्षा और देश को कैसे महफूज रखना है, सुरक्षित रखना है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है या इन पार्टियों को जो कि समाज को विखंडित कर रही हैं और विशेष करके हमारे उन अमर शहीद राष्ट्रभक्तों जिन्होंने अपना खून और बलिदान दे करके जिस जज्बे से इस मुल्क को आज़ाद कराया, हम सभी को और इस देश को के लिए आज़ादी लाई, उनके जज्बों के, उनके आदर्शों की ये बराबर हत्या करते रहें और ये राजनीतिक दल जो है उसी समाज को विखंडित करने वाली गतिविधियों से, साजिशों से ये भारतीय समाज को आहत करते रहें और उसके आधार पर ये अपना वोट बटोरते रहें और जो है सत्ता में पहुंच करके भी वही गंदगी, वही तिकड़म, वही साजिश करते रहें और जनता जो है वो नरक भोगती रहे। क्या ये चाहते हैं? पहले ये सारे राजनीतिक दल ये जनता को जवाब देते हैं। अब इनकी बेशर्मी जरा देखिए कि ये कह रहे हैं कि हिंदू बाहुल्य वाले यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज वो जो है बीजेपी को वोट दे और जो हमारे इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज टीएमसी को और उसी का एक टुकड़ा जो है वाम दलों को और इस एनपीसी को, गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी को, और इन सबों ने जो एनपीसी और
वाम दलों का जो गठजोड़ है, चुनावी गठजोड़ जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसी से उसने और एक जो है घोर सांप्रदायिक संगठन है ISF मन है, वो घोर सांप्रदायिक, और उसने एक गलत नाम रख लिया है इंडियन सेकुलर फ्रंट। तो यही तो है उनकी सारी करतूत जो है वो सांप्रदायिकता की है। अब मुखौटा क्या होगा? सेकुलर का। वैसे भी पिछले किसी एपिसोड के जरिए ये बताया गया था कि वो जो गद्दार थी इंदिरा गांधी, इमरजेंसी के दौरान वो भारतीय संविधान के साथ छल करते हुए भारत के संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द, यानी 2 शब्दों के साथ और सेकुलर शब्द डलवाया, और वो सेकुलर शब्द एक ऐसी खतरनाक वॉशिंग मशीन बन गया कि जिसमें जितने भी समाज के तोड़ने वाले, भारत के साथ गद्दारी करने वाले, बड़े बड़े वो भ्रष्टाचारी, बड़े बड़े अपराधी, बड़े यानी गैंग माफिया वाले, सभी के सब जो है उस खतरनाक वॉशिंग मशीन में वो धुलने लगे, और देश के खिलाफ, भारतीय समाज के खिलाफ वो गतिविधियों में हमेशा लिप्त रहे, सक्रिय रहे, और इसी सेकुलर वाली वॉशिंग मशीन में धुल करके अपने को जनता के आगे जो है वो स्वच्छ होने की का वो षड्यंत्र भी रचते रहे। तो ये सेकुलर शब्द भी एक छलपूर्ण ढंग से हमारे भारत के संविधान में संवैधानिक छल करके डाला गया है, और उसका इस्तेमाल और एक वॉशिंग मशीन के रूप में सारे भारतीय समाज के, भारत के दुश्मनों और अपराधियों और भ्रष्टाचारियों और भारतीय समाज को विखंडित करने वाली शक्तियों, उनका नाम फिर से गिनाना कोई आवश्यक नहीं है। फिर भी जैसे बिहार की जो RJD है वो क्या बोलती है, MY मुस्लिम यादव, वो भी अपने को सेकुलर होने का इतना घोर समाज को बांटने वाली, समाज को विखंडित करने वाली, वो भी अपने को सेकुलर कहती है। TMC भी अपने को सेकुलर कहती है, जो कि घोर जो है सांप्रदायिक है। वो उसकी नज़र, उसकी आंख गड़ी हुई है हमारे सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वोट पर। वो भी अपने को सेकुलर कहेगी। और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है, वो जो कि सिर्फ जो है वो घोर जातिवादी है, वो भी अपने को सेकुलर कहती है। और इस प्रकार जितने भी इस देश के इनके अभिशाप राजनीतिक दल हैं, NCP है और भी पार्टियां हैं, ये अपने को सेकुलर कहती हैं, जबकि वो इस समाज के लिए, इस देश के लिए अभिशाप हैं हर तरह से। तो ये सेकुलर शब्द जो है इस देश को, यानी सेकुलर अवधारणा या इसकी प्रैक्टिस ने इस देश को बहुत दुख दिया है, और देश के लिए बहुत ये खतरनाक एक इसकी प्रैक्टिस है। तो वो जो है कोई जो है किसी ने उसका नाम अपने कोई अब्बासी करके है, उसने इंडियन सेकुलर फ्रंट ISF का उसने एक संगठन बनाया। हालांकि वो घोर सांप्रदायिक है, और सेकुलर शब्द रख करके वो अपने उस चेहरे को छिपाना चाहता है, सांप्रदायिकता के चेहरे को छिपाना चाहता है। वैसे भी सेकुलर
शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा छल है, देश के साथ बहुत बड़ा छल किया है। तो बस ये सवाल है, हमारी जो आदरणीय भारतीय अवाम है उसके सामने बहुत बड़ा प्रश्न है कि यह हमारी अवाम जो है देश को महत्व दे, देश की सुरक्षा को महत्व दे, वो कैसे सुरक्षित रहे वो महत्व दे, कि यानी इन भारतीय समाज विरोधी और भारतीय समाज को विखंडित करने वाली ताकतों को या भारत विरोधी ताकतों को महत्व दे। पहले ये जवाब दे दें, और खास करके हमारे उन अमर शहीदों का, मसलन हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू इत्यादि, जिनके खून के बलिदान से इस देश को आज़ादी मिली है। यह स्पष्ट किया गया है कि ये जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को अंग्रेजी सरकार ने किसी अंग्रेज के ही द्वारा उस सरकार की मुखबिरी और दलाली के लिए जो है 1885 में स्थापित करवाया था, और वही रोल वो करती रही। ये पिछले एपिसोड के द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ये जो 3 आंदोलन थे बड़े बड़े, जो 1919 से लेकर 1922 वाला, जिसको आप खिलाफत भी कह सकते हैं, असहयोग भी कह सकते हैं, नॉन कोऑपरेशन भी कह सकते हैं, और 1931 वाला जो है सिविल डिसोबीडियंस या सविनय अवज्ञा वाला आंदोलन, और 1942 वाला जो है भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तीनों किस तरह से दिखावे के रूप में, किस तरह से जनता ने शुरू किया। भारत की जनता अंग्रेजों के अत्याचार से, उनके जुल्म सितम से ऊब करके खड़ा किया, और इन समूह ने उसको ऐसे तैसे करके उसको मौत दे दिया इन समूह ने। तो ये जो कांग्रेस जो है वो अंग्रेजी सरकार के ही द्वारा मतलब कि अंग्रेजी सरकार ने ही अपने किसी अंग्रेज के द्वारा इस कांग्रेस को बनवाया था, स्थापित किया था 1885 में, और वही काम कर रही थी अंग्रेजी सरकार की मुखबिरी और दलाली, और ताकि कोई माने आंदोलन खड़ा भी हो तो कैसे उन आंदोलनों को एक खूबसूरत मौत दे दी जाए अपने अंजाम के पहुंचने के पहले ही। और यही नहीं, हमारे जो ये राष्ट्रभक्त जो है अमर शहीद थे, इनकी भी लोकप्रियता जनमानस में न हो, इसकी भी बहुत बड़ी साजिश इन समूह ने किया, और हमेशा अपने रास्ते का कांटा समझा। अंग्रेजी सरकार भी इन अमर शहीदों को अपने रास्ते का, अपने हुकूमत के रास्ते का सबसे बड़े कांटा समझती थी। ये कांग्रेसी तो में खास करके ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू, ये इन अमर शहीदों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते में का सबसे बड़ा कांटा मानते थे। इसीलिए तो जब इन अमर शहीदों को फांसी लगने वाली थी 24 मार्च 1931 को, देश पूरा उबल गया था। देश कह रहा था कि भाई वो गांधी बाबा, आपकी बात अंग्रेज सुनते हैं, आप अंग्रेजों से बात करते रहते हैं, जाकर के निवेदन करके इन अमर शहीदों की फांसी को रुकवाइए। पूरी बोरे वो चिट्ठियाँ आ रही थी,
और खास करके जो है जो भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत ऊपर जा रही थी, और इसी बात को लेकर के ये टाल मटोल कर रहा था। मोहनदास करमचंद गांधी टाल मटोल कर रहा था न मिलने के लिए। तो जब कांग्रेस के अंदर से भी और कांग्रेस वाले भी घबरा गए कि यदि ये हालत रही तो फिर इनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। तो कांग्रेस के अंदर से भी वो बगावत हो गई। तो कांग्रेस के अंदर से भी दबाव पड़ा, तब जाकर के वो गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो जाकर वहां बोला, तो जाकर वहां फांसी रुकवाने के लिए नहीं कहा, वो वायसराय लॉर्ड इरविन को 12 घंटा पहले ही जो है मार देने की सलाह दे दिया। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको कि इन जेएनपीसी वालों ने महात्मा बना हुआ है, राष्ट्रपिता बना हुआ है, सत्य और अहिंसा का पुजारी बना हुआ है, और उसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को, जिसने हमारे इन अमर शहीदों को, जिसके लिए हमारा देश कह रहा था कि भाई इसकी फांसी रुकवाइए, और जाकर के उल्टे वहां ये सलाह दे आया कि इनको जो है 12 घंटे पहले मार दीजिए, इसलिए कि उसने ये समझाया लॉर्ड इरविन को कि साहब ये तो जनता में बहुत ही लोकप्रिय हैं, और यदि इनको कुछ हुआ तो देश में बहुत बड़ी अशांति, बहुत बड़ा विप्लव, बहुत बड़ा माने वो डिसऑर्डर फैल जाएगा, जिसको आप काबू में नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप शाम को ही मार दीजिए, किसी को खबर न हो। फांसी के इतिहास में पहली बार शाम को फांसी लगी इन अमर शहीदों को। जो फांसी 24 मार्च 1931 की सुबह के लिए नियत थी, फिक्स थी, वो इन अमर शहीदों को 23 मार्च की शाम को ही दे दी गई, इसी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के कि उस सलाह पर, जिसको कि देश कह रहा था कि जाकर फांसी रुकवाइए। ऐसे से गद्दार उसी जेएनपीसी का, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि ये जो गद्दार थे मोहनदास करमचंद गांधी और ये जवाहरलाल नेहरू, ये इन अमर शहीदों को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा और कांटा मानते थे, और उसमें सबसे अधिक रोड़ा मानते थे हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस देश के बाहर निकल गए, जितने भी युद्धबंदी थे, जितने भी युद्धबंदी थे द्वितीय विश्व युद्ध के, उनको जो है जर्मनी से बात करके, जापान से बात करके संगठित किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। हालांकि भारत में तो उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। तो अभी ये पूरी बात जनता में बैठ नहीं पाई थी, और उन्होंने एक बार बोला भी था कि हमने जो आह्वान दिया है, अभी जनता इसके लिए तैयार हो रही है। तो और वो फिर जब जापान पर जो है अमेरिका ने, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर इसे अमेरिका ने एटॉमिक बम से आक्रमण किया, और वो जापान जो है वो सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तब नेताजी जो है वो रूस को निकल गए थे रूस से मिलने के लिए, और वहीं इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को मौका मिल गया, और ये सूचना उसको अमेरिका की खुफिया एजेंसी से मिली कि भाई कि तुम्हारा दुश्मन जो है, तुम्हारा राजनीतिक दुश्मन जो है वो रूस में टहल रहा है। तो उसी वक्त ये जो है रूस के शासकों द्वारा ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू वो हमारे
आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रूस या साइबेरिया के घने जंगलों में बने हुए जेल, जिसमें एक बार कोई कैदी बंद हो जाता है तो फिर वो बाहर नहीं आता, सीधे ऊपर ही जाता है। तो उन्हीं जेलों में से किसी एक जेल में बहुत निर्मम यातनाओं के साथ हमारे आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि हमारे इस आज़ादी की संघर्ष के सबसे बड़े नायक थे, ये मरवाया इसने गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। यह देश को जानना चाहिए। और चूंकि ये एपिसोड अपने विषय से भटक न जाए, जो ये गोडसे का हवा बना करके जो है बीजेपी और आरएसएस वालों को घेर करके एक दूसरा माहौल खड़ा करना चाहते हैं, और ये बीजेपी और आरएसएस दोनों इस जीएनपीसी के सारे पाप को छुपाने की ये साजिश करती है, और उसी में ये दुबक जाती है। यदि निष्पक्षता से आज भी जांच हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं उसके आधार पर जांच हो, तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में मुख्य भूमिका उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू की थी। वो तो आरएसएस वालों ने जवाहरलाल नेहरू को बचाने के लिए वो गोडसे को दे दिया। अब गोडसे ने इसके अलावा कुछ नहीं किया, बस यही वो रट मार रहा था कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा। और उसी पर उसने किताब भी लिखा कि हमने गांधी को क्यों मारा। लेकिन चूंकि ये जितनी साजिश वाली हत्याएं हुई हैं, उस पर किसी की जांच नहीं हुई। इसीलिए जांच होती न तो ये बीजेपी वाले, न तो आरएसएस, न तो मोदी जी मांग नहीं करते। ये मांग करते तो निश्चित है कि ये देश के सामने स्पष्ट हो जाता, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम जान जाती कि इसमें भी मुख्य भूमिका उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू की थी। क्यों कि ये चूंकि जब ये दोनों मिलकर के सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता सिर्फ गद्दार जवाहरलाल नेहरू को मिले, इसकी साजिश किया, देश को बंटवाया, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई, तो इसमें शामिल था वो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। और किसी वक्त भी यह मुंह खोल सकता था। तो अपराधियों के विषय में या आप लोग किताबों में पढ़ते होंगे, सिनेमा में भी देखते होंगे कि जब कोई शातिर अपराधी देख लेता है कि यानी जिसके बूते वो अपने किसी अपराध के मकसद को हासिल कर लेता है, तो तुरंत जो है जिसकी सहायता से या जिस सीढ़ी से वो अपराध मतलब अपनी सत्ता की हवस पूरा करना, देश को बांट करके, तो तुरंत उसके पहले वो सीढ़ी कौन था? गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो उसी को जो है समाप्त कर देते हैं अपराधी लोग। और इस तरह के वास्तव में ये भी तथ्य सामने आते हैं कि इस मोहनदास करमचंद गांधी की जो है गोडसे द्वारा यानी गोली चला जाने के पहले कई और वो आक्रमण हो चुके थे। और ये जो है प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को मालूम था, उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को मालूम था, लेकिन फिर भी उसने जानबूझ करके जो है उस मोहनदास करमचंद गांधी जिसको कि बराबर ये पूजने का दम उनको बाबू 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 करके पूजने का दम भरता था, उस आक्रमण यानी उनके ऊपर आक्रमणों के बाद यानी कोई सुरक्षा की व्यवस्था इसने नहीं किया जानबूझ करके। ये सबसे बड़ा जांच का विषय हो सकता था। तो और भी चीजें हैं। तो गांधी की हत्या में चूंकि उसकी ठीक से जांच नहीं हुई, जांच हुई भी तो जो कंट्राइव्ड रूप में वो ढकने वाली, ठीक से जांच हो
तो इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की भी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। और भूमिका स्पष्ट जाहिर है कि जिस सीढ़ी से वो मकसद उसने हासिल किया, सत्ता हथियाया और प्रधानमंत्री बना, उस सीढ़ी को उसको समाप्त करना था। इसलिए उसके समाप्ति में इसकी भूमिका थी। तो वो जवाहरलाल नेहरू हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी मरवाया, और इसमें भी उसका हाथ था। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और फिर जम्मू कश्मीर में गए आंदोलन करते हुए, वहाँ भी शेख अब्दुल्ला के जरिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी मरवाया इस जवाहरलाल नेहरू ने। ये सारी बातें, लेकिन ये सारी बातें ये बीजेपी वाले नहीं कहेंगे, ये अपने नेता को मरवा देंगे, लेकिन उनके मृत्यु की जांच नहीं करेंगे। सिर्फ इस जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी कागज को बचाने के लिए। ये गद्दारी है बीजेपी वालों की और आरएसएस वालों की देश के खिलाफ। यानी नेहरू परिवार और उसका गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार इंदिरा गांधी, गद्दार राजीव गांधी, गद्दार ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बचाने की साजिश हमेशा ये बीजेपी आरएसएस वाले करते रहते। ये गद्दारी इनकी है, पूरा इनका इतिहास है इनका। तो अब सवाल है कि इस चीज को भारतीय जनता दल जैसा भी संदर्भ बताता रहता है, सवाल इस बात का है कि इन देश के दुश्मनों को अपने सर पर ढोए, उनको सत्ता में बिठाए, कि जो हो चुका, जिनके लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह इत्यादि ने जिन उद्देश्यों के लिए वो आज़ादी दिलाई, उनके जज्बों की हत्या की जाए, या इन समाज के भारत के दुश्मनों को जो है अब भारत के सिर पर और भारतीय अवाम के सिर पर इनको बिठाया जाए, और ये शासन सत्ता और सिस्टम पर ये काबिज रहें। ये फैसला ये अपनी भारतीय अवाम को करना है। हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, ये पांचों विधानसभाओं के जो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन है, उनको फैसला करना है। यह टीएमसी के कहने से नहीं, बीजेपी वालों के कहने से नहीं, ये गद्दार जो जीएनपीसी गद्दार जो है इन वाम दलों के कहने से नहीं, ये फैसला करना है। अब ये समाचार, ये अपील हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जो कि हर जगह लोग वो सोशल मीडिया के जानकार हैं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, उनके दक्ष हैं, और सारी कला के ज्ञाता हैं, तो जन तक पहुंचाएं। 2 चरण हो चुका है, और ये बीजेपी बहुत उत्साहित है कि वो ध्रुवीकरण करके और हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों को ध्रुवीकरण करके और जय श्री राम बोल करके, तो बार बार बताया गया है कि प्रभु राम का नाम का बेजा इस्तेमाल मत करो। प्रभु राम जो है किसी पार्टी के और जो है के प्रतिनिधि नहीं हैं, वो पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात के प्रतिनिधि हैं। तो भारत में जो भी जयकारा होने की जरूरत है, जयकारा सिर्फ जय हिंद जय भारत, जय हिंद नारा था हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और जय भारत तो खैर स्वाभाविक है, सबके लिए है जय भारत। तो इस देश में जो जयकारा होना चाहिए देश के लिए, सिर्फ जय हिंद जय भारत, जो कि बराबर भारतीय जनता दल कहता रहता है। बाकी और किसी की जरूरत नहीं है
कि जय श्री राम, और जो है फिर इसके बाद वो बोलती है वो जय बंगाल, वो ये शिवसेना वाले सिखाते हैं कि जय महाराष्ट्र। ये सब बिल्कुल देश के दुश्मन है। अब देश का दुश्मनों का खात्मा कैसे हो? यानी शांतिपूर्ण ढंग से, यही तो है रास्ता, नोटा। तो नोटा को सफल बनाइए। दिल्ली के हमारे आदरणीय भारतीय बहन मतदातागण, जिसमें भारतीय जनता दल अपील कर रहा था, नहीं सुने आज। और कम से कम ये बार बार बता रहा था भारतीय जनता दल कि केजरीवाल इस देश का गद्दार है। भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। जो समर्थन करे वह देश का बहुत बड़ा गद्दार है। और बराबर हमारी भारतीय सेना ने जब भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, बालाकोट स्ट्राइक किया, अपनी ही सेना पर यह सवाल उठाया उसने। और इसी के नेताओं ने जबकि आम आदमी पार्टी में ही जो है वो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव थे, इन्होंने पाकिस्तान की मांग को उठाया कि पाकिस्तान की कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। ये मांग जो है पाकिस्तान की है। और ये बात वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू भी बोल के गया था। तो वो तो इस देश का दुश्मन था ही हो। एक बात थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहते हैं, ये सारे तथ्य जो बोले जा रहे हैं, इसके जवाब में जीएनपीसी वालों के पास कोई जवाब नहीं है, कोई नैतिक जवाब नहीं है, चारित्रिक जवाब नहीं है, नैतिक बल नहीं है। सिर्फ यानी जो तमाम ये खुलासे भारतीय जनता दल यूट्यूब के माध्यम से अपनी आदरणीय भारतीय अवाम के सामने जो वो रख रहा है, उसके जवाब में जीएनपीसी, गांधी, नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी के जितने भी वो नेता बात करते हैं, भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारियों से कोई इस पर बात नहीं करते हैं कि भाई जो ये कहा जा रहा है, जो तथ्य जो खुलासे किए जा रहे हैं, वो इस पॉइंट पर गलत हैं, इस बिंदु से गलत हैं, ये सत्य नहीं है। सिर्फ धमकी, तुमको देख लेंगे, उठवा लेंगे, हमने जो है वो करें। तो ये बहुत बड़े माफिया हैं। अब सवाल है, यह देश को देखना है कि किन इन माफियाओं को ढूंढना है। इसलिए नोटा बहुत जरूरी है। और इन माफियाओं को पालने वाला कौन है? तो मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। ये तो है अभिशाप। अब जैसे मान लीजिए कि कल जी न्यूज़ वाले और भी कि राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य से अमेरिका की सहायता मांग रहे हैं, यानी भारत में लोकतंत्र बहाल करने के लिए, वो करने के लिए। सवाल इस बात का है कि ये जो साजिश बीजेपी कर रही है, राहुल गांधी इतने बड़े गद्दार को उसकी गद्दारी छुपाने के लिए आखिर ये सजा जो है इस देश के अवाम इस भारतीय जनता पार्टी को कैसे देगी? आप लोग बताइए ना। नोटा ही तो एक उपाय है। कई एपिसोडों में बताया गया है कि यह बीजेपी सीधे रूप में गद्दार नहीं दे सका, लेकिन सिर्फ वोट की खातिर उसकी मंशा ये है कि किसी ने उसको पट्टी पढ़ाया हुआ है इस बीजेपी को कि इस जीएनपीसी, वाम दल इत्यादि को ये कितने भी देश के लिए खतरनाक हो, देश के दुश्मन हो, देश के लिए गद्दार हो, इनको पाल के रखना बहुत जरूरी इसलिए जरूरी है कि इन्हीं को दिखा करके ये बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाया जाएगा। तो ये खतरनाक खेल जो है बीजेपी और मोदी जी कर रहे हैं। तो ये फैसला तो अपने आदरणीय भारतीय अवाम करेगी कि इतनी राष्ट्रद्रोही और भारतद्रोही पार्टी
भारतीय जनता पार्टी यानी देश को चाहिए, कबूल है या नहीं, और ये कौन होते हैं? और जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए छुट भैया आते हैं, वो सिर्फ बात करते हैं मेरे मोदी जी का क्या होगा, बराबर बोलते हैं। उनका बस एक ही रट्टा रहता है, मोदी जी का क्या होगा। उनके मोदी जी बोलते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, और सारे कार्यकर्ताओं नेताओं को सिखाया गया है कि मोदी जी का क्या होगा। ये दोहरी नीति, ये दोगली नीति चला रहे हैं। भारतीय अवाम ताकत दल ये सिखा रहा है कि आप, भारतीय अवाम ताकत दल भी और देश के लोग भी देश को देखें, मोदी को मत देखें। मोदी तो इस देश के लिए अभिशाप हो गए हैं और इन ताकतों के आगे कायर हो गए हैं। तो सबक सिखाना पड़ेगा। नोटा ही एक रास्ता है। अब नोटा में साथ सुनने में आ रहा है कि भाई जो चुनाव आयोग की जो ईवीएम मशीन है, शायद वो भी कुछ गड़बड़ कर सकती है। कोई बात नहीं है, वो भी सामने आ जाएगा। पहले हमारे जो भारतीय अवाम है वो एक साथ हो। भारतीय अवाम में सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है, अभी भी अपने को मुस्लिम मानती है। भारतीय अवाम ताकत दल बराबर कह रहा है कि भाई नहीं भाई, आप मुस्लिम नहीं है, आप हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, आप भारतीय हैं। अभी भी ये जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज अपने को हिंदू कह रहा है। यही तो है। और इसीलिए ये चैनल वाले भी हिंदू मुस्लिम और हर एक क्षेत्र में इतने हिंदू वोटर हैं तो इतने मुस्लिम वोटर हैं तो इतने ओबीसी वोटर हैं। तो यह देश को फैसला करना है कि यह चैनल वाले कितने देश के शत्रु हैं, और हमारी भारतीय अवाम ये फैसला करे कि ये अपनी भारतीय अवाम और देश इन चैनलों से, इस मीडिया से कितना असुरक्षित है। इनका इलाज कैसे होगा? क्या इनका इलाज ये देश विरोधी ताकतें जब सत्ता में रहेंगी तो ऐसे चैनलों का, ऐसे मीडिया का इलाज वो करेंगी? कभी नहीं। और इसके विषय में भारतीय अवाम ताकत दल ने तो बराबर कहा है कि अब तो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि इनकी भारतीय अवाम ताकत दल के इस यूट्यूब को और यूट्यूब के संदेश को सभी जो पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां हैं, इसको देखती जरूर हैं। मीडिया वाले भी देखते जरूर होंगे। तो इस संबंध में अब जैसे जो राहुल गांधी का प्रश्न है, इसके पहले भी बताया गया है कि इसकी जो गतिविधियां हैं, एक तो बराबर झूठ बोलता है और अफवाह फैलाता है, और झूठ अफवाह अक्सर जो है भारत के खिलाफ। और जब हाल की जो घटना है, और ऐसा मैंने पिछले कई एपिसोडों में भी इसको अब स्पष्ट किया गया है, लेकिन फिर से उसको स्पष्ट किया जा रहा है। 2 साल पहले या 2 या 2.5 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच में तनातनी और युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। तो उस दौरान ये गद्दार राहुल गांधी हमारे दुश्मन के राजदूत से रात के 12 बजे अंधेरे में चोरी छुपे मिलता है। हमारे देश के लोग जाने कि क्या यह गद्दारी नहीं है, और ये मीडिया वाले बताएं कि क्या यह राहुल गांधी की देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है। हमारी सेना जब पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा बनाए गए जो उनके आतंकी ठिकाने हैं, कैंप हैं, शिविर हैं, उनको नष्ट करने के लिए जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है,
तो अपनी ही सेना का मनोबल गिराने के लिए, अपनी 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 ही सेना का जो है शौर्य और पराक्रम के महत्व को कम करने के लिए जो इस सबूत मांगने की गद्दारी करता है यह राहुल गांधी, तो क्या यह देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ उस राहुल की गद्दारी नहीं है? ये चैनल वाले बताएं। फिर हमारी जो वायुसेना जब बालाकोट के आसपास जो आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए एयर स्ट्राइक करती है और फिर अपनी सेना के खिलाफ और उसके शौर्य और पराक्रम को कम करने के लिए, उसका मनोबल गिराने के लिए अपनी सेना के खिलाफ जो सबूत मांगता है, तो क्या यह राहुल गांधी की भारत के खिलाफ गद्दारी नहीं है? ये सारे प्रश्न का जवाब ये दें ये चैनल वाले, अब बीजेपी वाले भी दें, बीजेपी वालों को भी देना है। वही तो इस गद्दार राहुल गांधी को, यानी देश की जनता गद्दार के रूप में न जाने, इसकी बहुत बड़ी साजिश कर रही बीजेपी और आरएसएस वाले, बहुत बड़ी साजिश। और इस राहुल गांधी की सभाओं में अक्सर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हैं। ये अक्सर पाकिस्तानी आतंकवादियों की और पाकिस्तान की भाषा बोलता है। इसी के वक्तव्यों को उठा करके पाकिस्तान का जो राजनीतिक माहौल है या पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है और मीडिया भारत विरोधी, वो इसी के वक्तव्यों को इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो क्या यह राहुल गांधी भारत के खिलाफ घोर गद्दार नहीं है? हमारे सेनाध्यक्ष को अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है और हमारे दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना एक दूत भेजता है नवजोत सिद्धू को। कौन जो है वो सेनाध्यक्ष बाजवा, जिसकी सेना, जिसके आतंकवादी हमारे निरीह मासूम भारतीय और हजारों की संख्या में भारतीय भाई बहनों की हत्या करते हैं। तो ये चैनल वाले भी बताएं और बीजेपी भी बताए, क्या यह राहुल गांधी भारत के खिलाफ घोर गद्दार नहीं है? ये सारा जवाब जो है उसको देना बीजेपी को देना पड़ेगा, चैनल वालों को देना पड़ेगा। अब सवाल यह है, और इसी तरह से यानी कई वाकयात हैं जो चीख कर बयां करते हैं कि राहुल गांधी, और इसी प्रकार जो है ये सोनिया गांधी भी, प्रियंका गांधी इस देश के घोर गद्दार हैं। लेकिन देश जो है इनको गद्दार के रूप में न जाने, और कहते कैसे हैं कि राहुल गांधी को आदत पड़ गई है। अब सवाल यह है, देखिए इनका शातिराना, जो गद्दार है, देश का दुश्मन है, उसको एक मिनट भी इस देश में रहने का हक नहीं बनता है। लेकिन चैनल वालों की साजिश जरा देखिए, बराबर उस गद्दार के राहुल गांधी के वक्तव्यों को दिखाते रहते हैं। इसीलिए भारतीय जनता दल की सीधी चुनौती है, इस मीडिया को चैलेंज है कि यदि हिम्मत है तो सामने बहस कराएं, और भारतीय जनता दल की ओर से मैं अकेला, जितने भी इनके सिपह सालार हैं, बीजेपी वाले, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, जीएनपीसी के जितने प्रवक्ता हैं, वाम दलों के जितने नेता और प्रवक्ता हैं, और किसी के, भारतीय जनता दल को मैं अकेला काफी हूं। और मैं देश के सामने
बताऊंगा और स्पष्ट किया जाएगा कि राहुल गांधी किस कदर गद्दार है। उस गद्दारों को कि गद्दारी को छिपाने के लिए बीजेपी जो है वो कितनी बड़ी साजिश कर रही है, ये चैनल वाले जो है वो कितनी बड़ी वो साजिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता दल की ये नोटा की अपील को दबाने की कितनी बड़ी वो साजिश कर रहे हैं। और ये जितना ही दबाएंगे किसी दिन ये लावा फूटेगा। और ये समझ लें चैनल वाले, जब लावा फूटेगा तो इनको अच्छी तरह से भस्म करेगा। जीएनपीसी तो भस्म होगी, वाम दल तो भस्म होंगे, चैनल वाले भी भस्म होंगे, बीजेपी भी भस्म होगी। तो कम से कम इसकी शुरुआत तो हो। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं वो अपने को मुस्लिम न समझें, वो अपने को हिंदू न समझें, दोनों भारतीय समझें। आप भारतीय समझेंगे तो आपस में एक दूसरे के भारतीय भाई बहन माने, और एक होकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन दोनों एक हों कि वो पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले, और पश्चिम बंगाल क्या है, और यही मान्यता जो है हर एक भारतीय भाई बहन के जहन में, उसके दृष्टिकोण में होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल कोई पश्चिम बंगाल नहीं है, ये हमारी जो मातृभूमि भारत है उसी का एक भूखंड है, जिसमें हमारे भारतीय भाई बहन रहते हैं, जिनकी एक भारतीय भाषा बांग्ला है। बांग्ला को भी हम क्या कहेंगे, हमारी ये भारतीय भाषा है। तो उस बांग्ला भारतीय भाषा को बोलने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं। वो न तो बंगाली हैं, न तो हिंदू हैं, न तो मुस्लिम हैं, मूलतः भारतीय हैं। तो जितने भी हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन अपने को हिंदू न माने, जितने भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं वो अपने को मुस्लिम न माने, वो भी अपने को भारतीय माने, दोनों एक हों और एक होकर के इन शक्तियों का नाश करें। ये बीजेपी का भी नाश करना है और टीएमसी का भी करना है, वाम दलों का भी, जीएनपीसी का भी, और आईएसएफ जो नया बना है उसका भी। सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन कदाप अपने को हिंदू न समझें, कदाप अपने को मुस्लिम न समझें, सिर्फ भारतीय समझें, एक होकर के इन सारी शक्तियों का नाश नोटा के जरिए। तो इसलिए नोटा 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 अभी भी 6 चरण है, इसका इस्तेमाल करके अपनी ताकत का, अपनी एकता की ताकत का इन भारतीय समाज विरोधी ताकतों को, भारत विरोधी ताकतों को वो एहसास करवाइए। क्योंकि ये आदेश हमारे उन अमर शहीद राष्ट्रभक्तों का है कि इसी के लिए जो है वो आजादी लाए थे कि हम सभी भारतीय हों, और कोई भी देश विरोधी ताकत है, ये दुर्भाग्य रहा है कि ये देश विरोधी ताकतें ये हमारे सत्ता पर, हमारे सिस्टम पर काबिज रहीं। तो उसमें मुख्य भूमिका रहेगी हम जो है अपने वजूद से भटक गए थे। लेकिन जो हुआ सो हुआ, जब से जागे तभी से सवेरा, और बाकी पीछे सब अंधेरा, तो अंधेरा ही है। तो सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन कदाप अपने को हिंदू न समझें कि हम इस देश के भारतीय नागरिक हैं, भारतीय हैं। और वो जिसको हम मुस्लिम कहते हैं वो मुस्लिम भी नहीं है, वो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन है। और इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन भी इनको माने कि हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन है। तो सभी आपस में भारतीयता के माहौल से एक होकर के इन सारी शक्तियों को परास्त करना है, और परास्त आप करिए नोटा के जरिए। और नोटा एक जो है, एक अंग्रेजी की कहावत है, वेलवेट रेवोल्यूशन बने बहुत शांतिपूर्ण, बगैर कोई अशांति लाए हुए वो क्रांति। तो वेलवेट रेवोल्यूशन का सबसे बढ़िया
उदाहरण है नोटा। अब नोटा में फिर कहा जा रहा है कि यदि चुनाव आयोग कोई इसमें बाधा बनता है कि जितना नोटा दबाया जाए उतना उसमें वो रिफ्लेक्ट न हो, तो वो भी देश देखेगा। ऐसी बात नहीं है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, न तो चुनाव आयोग है, न तो ये पार्टियां हैं, न तो सुप्रीम कोर्ट है। पहले देश की जनता अपने वजूद, सही वजूद के साथ पहले एक हो जाए, भारतीयता के आधार पर एक हो जाए, अपने को सिर्फ वो भारतीय समझे। बहुत हो चुका ये समाज को बांटने वाली ताकतें, तो वो आपको सिखाएंगे कि आप अपने को मुस्लिम समझिए, ताकि उनकी राजनीतिक चक्र, उनका राजनीतिक रोटी वो सेकती रहे और राजनीतिक चक्र उनका स्वार्थ वाला चलता रहे। लेकिन देश को जरूरत है कि सभी भारतीय भाई बहन, आप लोग अपने सही वजूद को कि हम भारतीय हैं और भारतीयता के आधार पर एकता, और कम से कम इस मौके पर सभी हमारे भारतीय भाई बहन, चाहे वो हिंदू सनातन आस्था के मानने वाले हों, चाहे वो इस्लाम आस्था के मानने वाले हों, एक होकर के इन सारी शक्तियों को परास्त करिए। अपनी एकता का, अपनी ताकत का एहसास इन ताकतों को दिलाइए और इनको नष्ट में नाबूद को सुनिश्चित करिए। तो इसलिए नोटा एक मंत्र है, इसको जो है 100% अमल में लाइए और इसको कामयाब बनाइए और एक नए वातावरण, नई किरण का आगाज करिए। और जैसा कि भारतीय जनता दल ने कहा है कि दोबारा कि इन चैनल वालों को चैलेंज करता है, चुनौती देता है कि एक बार सामना हो जाए तो ये साबित किया जाएगा कि राहुल गांधी जो है कितना बड़ा गद्दार है, और उन गद्दारों को, उस गद्दार की गद्दारी को छुपाने का ये साजिश किस प्रकार ये चैनल वाले करते हैं। और इसीलिए अब आप लोग देखते होंगे कि ये जीएनपीसी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं चैनलों पर जो है वो डिस्कशन के दौरान, परिचर्चा के दौरान जीएनपीसी के वाम दलों के ये दहाड़ करके एंकरों पर आरोप लगाते हुए और बीजेपी के प्रवक्ताओं को भीगी बिल्ली बनाते हुए निकल जाते हैं और एक इंप्रेशन छोड़ जाते हैं कि भाई जो जीएनपीसी वाले कह रहे हैं, जो वाम दल वाले कह रहे हैं, वो सही है। बराबर जो है किसी भी डिस्कशन में देख लीजिए, चूंकि यही देश के दुश्मन है, तो बहुत ऊंची आवाज में और जो है कुतर्कों में एंकर पर आरोप लगाते हुए कि वो बीजेपी का प्रवक्ता फलां ठिकाने, ये दोनों के दोनों। अब जैसे कल के परिचर्चा में कोई, देखिए अब नाम लेना उचित नहीं है, जो ताल ठोक करके जो चलता है, शायद 5 बजे के आसपास चलता है, उसमें कोई वाम दल वाला था प्रवक्ता, वो साफ कह रहा है कि राहुल गांधी ने ठीक किया। सवाल इस बात का है कि ये वाम दल वाले कितने गद्दार हैं इस देश के, क्या ये चैनल वालों को, जी न्यूज को मालूम नहीं है? अच्छा, जी न्यूज अपने को बहुत राष्ट्रभक्त दिखाता है, यही हालत है इसकी। व्यथा देश के साथ यही है कि जो जिस प्रकार के बीजेपी राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके इस देश को दुख दे रही है, और एक नकली राष्ट्रवाद, एक छलपूर्ण वाला राष्ट्रवाद, कपटपूर्ण वाला राष्ट्रवाद, धोखेबाज वाला राष्ट्रवाद, उसी प्रकार ये जी न्यूज की हालत है। यह भी अपने को बड़ा देशभक्त कहता है, लेकिन जीएनपीसी के पापों को किस तरह से ढकता है, वाम दलों के पापों के किस तरह से ढकता है, उसका नमूना यह है कि जीएनपीसी के प्रवक्ता और इसके वाम दलों के प्रवक्ता दहाड़ करके जो कि देश के इतने बड़े घोर गद्दार हैं, और इनकी गद्दारियों की एक लंबी फेरिस्त है।
वो आरोप जो है वो एंकर पर आरोप लगा करके अब बीजेपी के प्रवक्ताओं को भीगी बिल्ली बना करके निकल जाते हैं, एक इंप्रेशन छोड़ जाते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो सही है। तो ये चैनल वाले जीएनपीसी के और वाम दलों के गद्दारी के पापों के धुलने की साजिश कर रहे हैं चैनल वाले। इसीलिए भारतीय जनता दल की सीधी चुनौती है इन चैनल वालों को कि कम से कम एक बार जनता के सामने, अपने अवाम के सामने और लाइव टेलीकास्ट के जरिए एक बार स्पष्ट हो जाए कि ये राहुल गांधी जीएनपीसी और राहुल गांधी कितना खतरनाक गद्दार है इस देश का, और उसकी गद्दारी को छिपाने के लिए, ढकने के लिए ये बीजेपी जो है कितनी बड़ी साजिश कर रही है, और चैनल वाले उसी के साथ मिलकर के कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। तो ये सीधी चुनौती है भारतीय जनता दल की, बीजेपी को भी और इन चैनल वालों को भी, और साथ साथ वाम दलों को भी और जीएनपीसी को भी। एक साथ यदि नैतिक बल हो तो, नैतिक साहस हो तो सामने आओ ना। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ और हमारे आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, इन 5 विधानसभाओं असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, इन 5 विधानसभाओं के आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, नोटा को न भूलें, नोटा को साकार करें, उसको सार्थक करें और इन देश विरोधी ताकतों को उनकी जगह पहुंचाएं। और जगह के बाद ये भारत की धरती से समूल नाश को सुनिश्चित करें नोटा के जरिए, वेलवेट रेवोल्यूशन। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।